Hello guys. So let's begin with our PYQ session. Okay. रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम कुछ PYQs इसके देखेंगे. ओके. So our first question is which of the following statement is incorrect. ठीक है. So first statement हमें क्या गिवन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन. तो हाँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से बनता है. ठीक है. एनसीईआरटी में भी आपको ये लाइन गिवन है. ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज. ये भी एनसीईआरटी की लाइन है. एटीपी सिंथेसिस टू कॉम्प्लेक्स 5 सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. ये आपको सीधा पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक NADH प्लस एक पद से 3 ATP बनते हैं और FADH2 से 2 ATP बनते हैं. तो ये आपको उल्टा स्टेटमेंट दिया है. ओके, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. योर सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल इज. तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको अपन TCA साइकिल भी कहते हैं क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें पता है कि एक ही द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ना. जब GDP से GTP बनता है और उसी GTP की एनर्जी की हाइड्रोलाइसिस जब होता है उसका यूज करके ADP से ATP बनता है. तो अगर दो एसिटाइल कोएंजाइम की बात करें तो दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, लेकिन एक ही टन बोला, मतलब एक टन यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात है, तो आंसर इज 1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स. सो उसे चाहिए मैग्नीशियम आयन. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने मेरी नोट्स में भी आपको लिखवाया है. ओके. पायरूविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, ठीक है, लिंक रिएक्शन में, तो कौन सा एंजाइम रिक्वायर है वो मैंने आपको लिखवाया था, Mg+2. आपकी बुक में भी शायद रिएक्शन में ही गिवन है. वेर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स. तो ETS कहाँ पे होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. डायरेक्ट क्वेश्चन. ट्राइपामिटिन यानी ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, फैट्स की बात कर रहे हैं कि भाई फैट्स में जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है. तो फैट्स में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की आपकी वैल्यू 0.7 होती है. ठीक है. 0.9 तो आपकी प्रोटीन्स में होती है. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लूकोज का जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में है वो, तो वो कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. ठीक है. उस समय पे फॉस्फेट ATP को हम तोड़ते हैं और ATP बनाते हैं. ठीक है. काइनेज फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं. हेक्सोस टाइप की शुगर है इसलिए हेक्सोकाइनेज. ठीक है. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो पहला आपको है कि TCA साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं. सो दिस इज राइट. ठीक है. TCA साइकिल के सारे एंजाइम्स, क्योंकि TCA साइकिल होता कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है, तो सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होंगे. फिर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होता है, करेक्ट. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके. फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा बट इट इज करेक्ट. यहाँ पे आपको यहाँ थर्ड से पता चल गया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. ओके. जस्ट अ मिनट. ओके. सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विथ NAD दैट कैन पिकअप हाइड्रोजन एटम. तो सही है. हाइड्रोजन को कौन पिकअप करता है ग्लाइकोलाइसिस में, NAD करता है, NADH में कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है. ओके. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को ये चूज करना है ना. व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन. तो आपके NAD+ का रोल क्या है,
तो वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है? नहीं भाई, को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है क्या NAD प्लस? तो चलो सोचते हैं, क्योंकि NAD प्लस मतलब लेता तो इलेक्ट्रॉन H प्लस दोनों है। वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अ, वो एरोबिक का एरोबिक मतलब वो एनारोबिक का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ही नहीं NAD प्लस, क्योंकि NAD प्लस में से NADH नहीं बनता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में। रिडक्शन वाले स्टेप में तो NADH से NAD प्लस बनता है। वो न्यूक्लियोटाइड सोर्स भी नहीं है, वो एंजाइम की तरह भी काम नहीं करता, तो बचा क्या? वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, NAD प्लस इलेक्ट्रॉन और H प्लस लेके NADH प्लस H प्लस बनाता है। Which statement is wrong for Krebs cycle? तो पहला है कि there are 3 point in cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus, सही है। 1 point यहाँ पे FAD plus is reduced to FADH2, ये भी बिल्कुल सही है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, बिल्कुल सही है। बचा क्या? यही गलत होगा। इसमें क्या इनकरेक्शन है? The cycle start with condensation of acetyl group, that is acetyl coenzyme with pyruvic acid, गलत भाई, pyruvic acid नहीं, with oxaloacetic acid acetyl coenzyme में कन्वर्ट होता है और आपका citric acid बनता है। ओके, then the next question is which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fat? ये आपका क्वेश्चन आ गया एम्फीबॉलिक पाथवे से। एम्फीबॉलिक पाथवे से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था उस वक्त कि देखो रेस्पिरेटरी पाथवे, वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर वो फर्स्ट स्टेप से एंटर नहीं करते। जो फैट है वो एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट भी जो लिंक रिएक्शन है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। प्रोटीन पायरुविक एसिड से भी एंटर कर सकता है और एसिटाइल कोएंजाइम से भी एंटर कर सकता है। मतलब ये भी एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी एसिटाइल कोएंजाइम है। तो मोस्ट कॉमन वे एंटर करने की इज एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है भाई। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्यों सही है कि भाई एटीपी बनता है बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना। तो देखो ईटीएस में क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होना यानी कि हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होना। तो जैसे एफएमएन के पास इलेक्ट्रॉन गया, फिर एफईएस के पास गया, तो एक ने एफएमएन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दूसरे ने गेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, फिर सामने वाला गेन कर रहा है, तो ये सब कुछ चल रहा है। उससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस एनर्जी का यूज करके पहले तो ग्रेडियंट बनाया, फिर उसी ग्रेडियंट को तोड़ के एटीपी बनाया। इसलिए आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, तो मैंने आपको बताया था जब साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कहाँ पे लाई करता है? आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो हमें लगेगा कि मैम आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, बट आउटर वॉल का तो मीनिंग क्या हो गया? ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करती, मैं बोल रही हूँ आउटर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सॉरी आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन के थोड़ा सा बाहर, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अगर यहाँ पे आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता या फिर यहाँ पे वैसा ऑप्शन होता तो हम टिक कर सकते थे, बट आउटर वॉल तो पूरा आउटर मेम्ब्रेन ही हो गया। ओके, देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? देखो एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में हो या एनिमल में हो, CO2 रिलीज होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल CO2, ठीक है, अल्कोहल कौन सी वाली? इथेनॉल, CO2 और NAD प्लस रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता। ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया था फर्मेंटेशन, तब भी बताया था। ओके, फिर ये वही का वही MCQ कॉमन आ गया। एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें आंसर आ गया कि कौन सा रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है वो मतलब कहाँ से एंटर करते हैं वो लोग? तो एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू, मोस्ट कॉमनली वहां से एंटर करते हैं। ओके, देन योर 15 नंबर वाला MCQ। So the three boxes in this diagram represent the three major biosynthetic pathways in aerobic respiration। यानी कि A वाला जो पाथवे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। B वाला पाथवे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है TCA साइकिल लिखते हैं, ठीक है। A वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस,
बी वाला रिप्रेजेंट करेगा टीसीए साइकिल, ठीक है, लिंक रिएक्शन मेजर बायोसिंथेटिक नहीं, उसमें नहीं गिनेंगे क्योंकि वो बहुत छोटू सा रिएक्शन है। और सी वाला हो गया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई द थ्री बॉक्सेस इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री मेजर बायोसिंथेटिक पाथवेज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोस जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेट रिएक्टेंट और नेट प्रोडक्ट, ठीक है। सो 4, 8 और 12 क्या है यहाँ पे, 4, 8, 12। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से समझो कि 4, 8 और 12, देखो वाटर तो नहीं हो सकते क्योंकि चलो वाटर हमने टीसीए साइकिल में पढ़ा है, लेकिन टीसीए साइकिल में एक वाटर हमने एक ही रिमूव नहीं किया, ठीक है। मतलब 8 नंबर वाला यहाँ पे वाटर हो, फिर ईटीएस में भी वाटर रिमूव हो, ऐसा नहीं होता। ईटीएस में तो वाटर बनता है, ठीक है। फिर ग्लाइकोलाइसिस में तो वाटर कहीं रोल में ही नहीं आता, तो वाटर का तो नंबर ही नहीं हो सकता, वाटर तो नहीं आ सकता, ठीक है। फिर FADH2 आप सोचोगे कि मैम FADH2, तो FADH2 आ सकता था, बट 4, 8 और 12 क्या है, पूरे रिएक्शन से मतलब पूरे बाहर ही निकल रहे हैं एरोस। यानी कि FADH2 अगर होता, FADH2 आपका TCA में बनता है तो वो यहाँ पे उसका एरो होता, वो TCA से बनेगा तो वो ऐसे सीधा ETS में जाएगा क्योंकि उसके 2 ATP ETS से ही बनेगी। फिर NADH का भी बिल्कुल वैसा है, NADH भी यहाँ पे पाथवे बी में बनेगा, सीधा सीधा एरो आएगा, वो पाथवे सी में ही जाएगा, ठीक है। सो ये बाहर वाले ऑप्शंस ना FADH2 हो सकता है, ना NADH हो सकता है, ना वाटर हो सकता है। तो ऐसा कौन हो सकता है जो तीनों में बनता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस में भी आपका एटीपी बनता है, टीसीए में भी आपका एटीपी बनता है, और ईटीएस में भी आपका एटीपी बनता है, ठीक है। तो एटीपी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों में हो सकता है, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन है तो एटीपी बनना तो तीनों में बनता है। समझ में आया? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद का स्टेटमेंट बहुत सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके है, जो चैप्टर्स जो हमारा सिलेबस में भी नहीं है शायद, उसको भी कंबाइन करके है, और ये सारे चैप्टर्स हम पढ़े तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये ये हम अभी स्किप करते हैं, वो सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called। बोल रहा है कि भाई कोई ऐसी एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस बताओ जिसमें सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहे हो और लेने वाला कोई हो ही ना, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो ही ना। तो चलो ग्लाइकोलाइसिस में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है सबस्ट्रेट में, तो NAD+H+ और इलेक्ट्रॉन लेके NADH बना लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट में से। तो जैसे कि क्रेब्स साइकिल में से भी होते हैं, तो क्रेब्स साइकिल में भी NAD+ होता है, आइसोसाइटेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, उस वक्त भी NAD+ इलेक्ट्रॉन और H+ को ले लेता है, सबस्ट्रेट से NADH+H+ बना लेता है। सो ये दोनों भी नहीं आएंगे। अब फोटो रेस्पिरेशन जो होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन भी, उसमें भी क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में RUBP जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है और उससे दो चीजें बनती है, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन वाली जो मैकेनिज्म है तो वो डार्क रिएक्शन वाली मैकेनिज्म हुई, ठीक है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो बचा क्या, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में मैंने आपको होल प्रोसेस नहीं पढ़ाई, फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनल्स के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आपको हो गए। आपका आंसर जो है वो फर्मेंटेशन आएगा, बिकॉज फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे ऐसी बात की है कि अगर इलेक्ट्रॉन मिले ना तो NAD+ जो है वो इस इलेक्ट्रॉन और H+ को लेके NADH बना ले। मतलब बोला है कि ये सारी प्रोसेसेस में जो NAD+ है वो NADH बना सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। लेकिन फर्मेंटेशन में देखो, फर्मेंटेशन में उल्टा होता है आपका, फर्मेंटेशन में उल्टा आपका NADH+H+ टूट के आपका NADH बनता है, NADH+H+ टूट के आपका NAD+ बनता है, ठीक है। इट मीन्स कि
आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनएडी प्लस इसमें है ही नहीं, रिडक्शन वाले स्टेप में तो आपका उल्टा ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो और इसमें विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ईटीएस में तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, यूबिक्विनोन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो कोई भी रेस्पिरेशन हो, फोटो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, सब में होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सिर्फ आपके फर्मेंटेशन वाले स्टेप में नहीं होते, ठीक है। फर्मेंटेशन का जो सेकंड नंबर का स्टेप है उसको सोच के यहाँ पे आंसर इन्होंने दिया है, सेकंड नंबर का स्टेप जहाँ पे NADH NAD+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे अप्रोप्रिएटली टर्म्ड है। सो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को अपन क्या बोलेंगे, एम्फिबोलिक पाथवे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन जो है इसमें मेलोनेट आंसर आएगा, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है। The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because, so एटीपी क्यों बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी हमेशा बनता है, ये वाला आंसर। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस बना, इंटर मेम्ब्रेन में ज्यादा हो गए, मैट्रिक्स में कम हो गए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। पंप्ड आउट करे, चलो कहाँ से कहाँ पंप्ड आउट किया छोड़ दो, पंप्ड आउट तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में करता है, कभी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं करते हो। करा तो पंप्ड आउट किया एडीपी को, तो कभी नहीं एटीपी को करते हैं, तो ये वाला भी इनकरेक्ट। चेंज होता है परमिएबिलिटी में ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लेकिन वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में होता है चेंज, ओके। ओनली हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, तो ये भी इररिलेवेंट ऑप्शन है, ठीक है। हाई एनर्जी बॉन्ड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स में नहीं बनते, ठीक है। हाई एनर्जी तो आपके NADH और FADH2 इन सब में होती है। मेन रीजन इज योर प्रोटॉन ग्रेडियंट ओनली। तो ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एटीपी बनाना है भाई, रेस्पिरेशन, एनर्जी, एटीपी बनाना, लेकिन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में, ओके। फिर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA cycle are located in mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzyme is succinate dehydrogenase, ठीक है। बहुत ही, ये स्लाइड में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and water is 686 kilocalorie and useful chemical energy available in high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12। देखो बोला है कि आप 1 ATP के मोल से 12 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, तो हाउ मेनी ATP यू कैन प्रोड्यूस। अगर 686 किलो कैलोरी जनरेट हो रही है तो 686 को 12 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 57 पॉइंट में कुछ आएगा, बट अप्रॉक्स 57। During which stage in complete oxidation of glucose are greatest number of ATP molecule form, तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल, कोई भी नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज्यादा ATP प्रोड्यूस होते हैं, ओके। सो ये मैंने आपको करवा दिए 2005 तक के सारे क्वेश्चंस, फ्रॉम 2021 टू 2005 के सारे PYQs, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।